अस्सलामुअलैकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे, जिसमें हम आईएमएफ और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जितने भी पाकिस्तान में आए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका पार्ट नंबर 1 हमने कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने जो है, अगर हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो हमने उसमें देखा था कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो हैं वो होते क्या हैं, पाकिस्तान में कब आए, हमने कैसे अडॉप्ट किए, इसमें न्यू लिबरलिज्म की जो पॉलिसीज़ थी उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, किन किन चीज़ों को बैन किया, ठीक है, और इसके हम ट्रेड के अंदर इसमें शिफ्ट हमारे कैसे आया, स्ट्रक्चर जो इकॉनमी का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस तरह से सैप ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सैप इन पाकिस्तान 1988। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर सैप की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में आज इस लेक्चर में देखेंगे कि द प्रोग्राम वाज सपोज टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास हम शॉर्टेज ऑफ बैलेंस हुआ तो तभी हम आईएमएफ के पास गए ताकि हमें लोन मिल सके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ताकि हम अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो अब जो सैप आया था बेसिकली वो उसी की नतीजे में आया था, जो कि हम आईएमएफ के पास लोन के लिए गए। ठीक है, तो उन्होंने लोन के साथ कुछ अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी हमें प्रोवाइड की, जिनको हमें फॉलो करना था अगर हमें उस लोन को लेना था। ठीक है, तो अब ये जो सैप का प्रोग्राम था वो बेसिकली जो है वो किस लिए उन्होंने इम्प्रूव जो सपोज करवाया, ताकि फाइनेंशियल जो इंटरनल डेफिसिट है हमारा और जो एक्सटर्नल डेफिसिट है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, और साथ साथ जो हमारा जो एवरेज सेविंग रेट है वो इंक्रीज़ किया जा सके, ताकि फ्यूचर टाइम में हमें दोबारा से इस तरह के डेफिसिट को फेस करना ना पड़े। लेकिन ये बेसिकली टर्म्स होती हैं जो कि इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं कि हमें जो है वो फ्यूचर में ना करना पड़े, लेकिन असल में जो है रियल लाइफ में क्या होता है कि जब भी कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के पास, डेवलप्ड कंट्री के पास या डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है ताकि वो फाइनेंशियल अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, तो ऑब्वियसली उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ता है। ठीक है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते मानते जो है वो ऐसा होता कम ही देखा गया है हिस्ट्री में कि वो कंट्रीज दोबारा डेवलप्ड हो गई हों या फिर उनको दोबारा फाइनेंशियल नीड्स के को फुलफिल करने के लिए डेवलप्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ ना जाना पड़े। सो बेसिकली जो सैप है वो प्रोग्राम एम्फेसिस तो इस बात पे कर रहा था कि हम जो अपनी फाइनेंशियल इंटरनल और एक्सटर्नल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए अपने बैलेंसेस को इम्प्रूव करें और साथ साथ एवरेज सेविंग रेट जो है उसको इंक्रीज़ करें पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। इट ऑल्सो प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें जो है वो बेसिकली सैप के थ्रू प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमोट हुई थी हमारी इकॉनमी के अंदर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया गया ताकि वो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करे, और जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, अब की ऑब्जेक्टिव्स जो थे 1988 के सैप प्रोग्राम के वो क्या थे? रिड्यूस द बजट डेफिसिट टू 6.6% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये बेसिकली जो बुक के अंदर फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है, हम उन्हीं को ही देख रहे हैं कि उस सैप प्रोग्राम के अंदर क्या था कि जो बजट डेफिसिट है उसको 6.6% से ऑफ जीडीपी तक हम उसको रिड्यूस करेंगे 1990 टू 5.5% तक। ठीक है, इन 1989 टू 90। ठीक है, और फिर साथ उसके बाद 1991 में हम इसको लेकर आएंगे 4.8% तक। इसी के साथ साथ जहां बजट डेफिसिट को हमने डिक्रीज़ किया, हमने इन्फ्लेशन रेट को भी डिक्रीज़ किया, क्योंकि इकॉनमी में बहरान आने की एक और वजह जो है इन्फ्लेशन भी होती है। चीज़ों की जो कीमतें एवरेज प्राइसेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती रहती हैं। ठीक है, सो लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद होती है उसको वो कम होती जाती है साथ साथ। तो हमने जो इन्फ्लेशन रेट है उसको भी कम करना था। वो 10% जो था हमारा 1988 में जब हमने सैप को इंट्रोड्यूस करवाया, उससे हमारा जो टारगेट था कि हम इसको रिड्यूस करेंगे 7% तक। ठीक है, 1989 से 90 तक, और फिर उसके बाद हम इसको 6.5% पे लेके आएंगे 1991 तक। फिर रिड्यूस एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, जो एक्सटर्नल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको भी हमने रिड्यूस करवाना था। 3.4% पे था पहले। ठीक है, और फिर हमने इसको 2.8% 1990 तक और 2.6% जो है वो 1991 तक हमारा टारगेट था कि हम इसको लेकर आएंगे। रिड्यूस
सिविलियन एक्सटर्नल डेट, ठीक है, एक्सटर्नल डेट जो था उसको भी हमने रिड्यूस करना था, डेट सर्विसेज रेशियो फ्रॉम 27 to 28% in 1986 to 1988 to sustainable level of less than 22% by 1991. इसके साथ साथ जो ग्रॉस ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उनको हमने इंक्रीज करना था, ठीक है, इक्वल टू अबाउट 3 वीक्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स एट द एंड ऑफ 1987 to 88. बेसिकली जो सैप का प्रोग्राम था उसने 3 एरियाज को हिट किया, ठीक है, टारगेट जो थे वो 3 एरियाज थे उस टाइम, एक फिस्कल पॉलिसी थी, एक फॉरेन पॉलिसी तीसरी थी हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। उनका मानना ये था कि अगर इन 3 सेक्टर्स को हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो हम जो है वो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, या इस काबिल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इस काबिल हो सकते हैं कि हम उनका जो लोन है वो रिटर्न कर सकें इजीली। तो टारगेटेड एरियाज जो थे इनमें भी अब फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फाइनेंशियल सेक्टर, इन सब में भी अगर जो टारगेटेड मेन एरियाज थे वो कौन से थे, एग्रीकल्चर था, एनर्जी था, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन था, जिसको मेनली टारगेट किया गया। अब इन तीनों को हम थोड़ा सा जो है वो सेक्शन वाइज डिटेल में देख लेते हैं कि तीनों के अंदर क्या क्या जो चेंजेस थी वो की गई। फिस्कल पॉलिसी को सबसे पहले देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट को, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट था, डेफिसिट की वजह से ही हम जो आईएमएफ के पास गए थे, ठीक है, तो अब इस फिस्कल डेफिसिट को डिक्रीज करने के लिए तकरीबन 3 साल के अंदर 8% से 4.8% पे लाने का टारगेट रखा गया, और मेजर जो फोकस था वो हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर रखा गया, ठीक है। टैक्सेस वर इंटेंडेड टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है, टैक्सेस इस तरह से इम्पोज किए गए ताकि टैक्स रेवेन्यू हमारा ज़्यादा जनरेट हो सके। मेजर फोकस ऑन इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम 17.6% टू 20%, ठीक है। 1991 तक हमारा जो टारगेट था वो क्या था कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो 20% तक हम अचीव कर लेंगे जीडीपी का। अब टैक्स एफर्ट्स की जो सेलियन फीचर्स है वो क्या थे कि ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सेल टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स को हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया जो इंपोर्ट्स के ऊपर था, और फिर डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज थी हमारी, ठीक है, उनके ऊपर हमने जो सेल टैक्स लगाया उसको हमने इंक्रीज किया। जनरल सेल टैक्स कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द एंड ऑफ 3 इयर्स, ठीक। फिर इनकम टैक्स जो है सिस्टम उसको भी हमने रीस्ट्रक्चर किया ताकि उसकी इक्विटी को इंक्रीज किया जा सके या इन्हांस किया जा सके, ठीक है। प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी उनको इंक्रीज किया गया, बेसिकली बेसिक कमोडिटीज जो थी उनको महंगा कर दिया गया, ठीक है, उस टाइम पे। फिर चार्जेस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ उनको भी इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, ताकि बेसिकली रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जब टैक्सेस को इंक्रीज, टैक्सेस बेसिकली मेन सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन के, जब भी टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए इन टैक्सेस को सबको इंक्रीज किया गया ताकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके। फिर ऐसे स्टेप्स लिए गए जो कि स्ट्रेंथन करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी मेजर्स हैं वर आल्सो टेकन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आल्सो रिड्यूस फ्रॉम 26.2%, ठीक है, टू 24.8%। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को भी कट किया गया, ठीक है, ताकि जो रेवेन्यूज हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है। फॉर दिस सब्सिडाइज ऑन फर्टिलाइजर्स वर एलिमिनेटेड, ठीक है, और इसमें से क्या किया गया कि जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स दी जा रही थी पहले फार्मर्स को, ठीक है, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। स्पेशल एम्फेसिस किस पे था हमारा, प्रोवाइडिंग फंड्स टू द सोशल सेक्टर, ठीक है, सोशल सेक्टर की उस टाइम पे हम उसको प्रमोट कर रहे थे, तो हमने सोशल सेक्टर में फंड्स को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा फोकस किया। सेप 1988 जो था वो किस लिए, उसका मेन जो फोकस था वो क्या था कि इंक्रीज हम जीडीपी में 0.4% जीडीपी को इंक्रीज करें फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। इसके साथ साथ प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर्स जो थे उनको भी कंट्रोल किया गया, ठीक है, ताकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो खुद अपने रेवेन्यूज जनरेट कर सकें, ठीक है, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई ना करें अपने रेवेन्यूज के लिए, बल्कि वो खुद से अपने ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकें जहाँ पे वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट करें और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हम ट्रेड पे देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेड में क्या चेंजेस आई, नॉन टैरिफ बैरियर्स वर रिप्लेस्ड बाय टैरिफ्स, ठीक है, जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स थे
ठीक है, उनको हमने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ बैंड गुड्स जो थी वो रिड्यूस फ्रॉम 400 टू 80 पे चली गई। उससे पहले जो गुड्स थी वो तकरीबन 400 गुड्स की लिस्ट थी जिसको हमने बैन किया हुआ था पाकिस्तान में, जिनकी हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको हमने रिड्यूस किया 80% में भी, और उसमें भी सिर्फ वही गुड्स रहने दी जो कि सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते थे, ठीक है। बाकी सबको जो है वो अनबैंड कर दिया हमने। इंपोर्ट्स एक्सपैंड एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स वर रिड्यूस्ड, ठीक है। इंपोर्ट्स को हमने एक्सपैंड किया। इंपोर्ट्स को एक्सपैंड करने का एक तरह से हमें जो है वो फ़ायदा भी हुआ, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारी अपनी जो डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट थी वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ उसके, ठीक है। फिर इंपोर्ट्स एक्सपैंड करने के साथ साथ हमने क्या किया कि नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे उनको हमने रिड्यूस कर दिया। सैप ने जो 1988 में एम्फेसिस किया ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ्स सो दैट इंपोर्ट्स कुड बी मोर चीपर, ठीक है, ताकि इंपोर्ट जो है वो चीपर मिल सके। जब इंपोर्ट हमें चीपर मिलना शुरू हुई तो हमने क्या किया, अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट थी हमारी वो हमारी उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। There was also measures to increase exports but only higher valued goods, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसी भी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट की गई ताकि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया गया, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर एफर्ट की गई जहाँ पे जो हायर वैल्यूड गुड्स थी उनके ऊपर एफर्ट की गई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वाज परमिटेड टू इन्वॉल्वमेंट इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड राइस, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो था उसको सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त दी गई कि वो कॉटन और राइस की जो है इम्पोर्ट उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रीवियस ये सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर था कि कॉटन राइस जो है उसको हम ट्रेड कर सकें। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में जो सैप की वजह से इम्प्रूवमेंट आई वो क्या थी कि फाइनेंशियल सेक्टर वाज इज़ इम्पॉर्टेंट इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर होता है, और ये हमें ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि हम वेरियस टारगेट्स को अचीव कर सकें। 1988 के सैप जो प्रोग्राम था उसने कुछ ऐसी मेजर्स को हाईलाइट किया ताकि हम इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस कर सकें। जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकें और इंक्रीज करें ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जाहिर सी बात है जब हम फाइनेंशियल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी और बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी और ट्रांसपेरेंसी वगैरह को भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। डेट रिकवरी पेमेंट जो है उसको हमने स्ट्रेंथन किया। अटेम्प्ट्स वर मेड टू इंक्रीज बैंक्स कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। बैंक के कैपिटल रिसोर्सेज को जो है हमने इंक्रीज करने के लिए मेजर्स लेना स्टार्ट की, और साथ साथ इन मॉनेटरी पॉलिसी साइड एफर्ट्स वर मेड टू फ्री द रियल इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी की साइड पे अगर हम देखें तो हमने रियल इंटरेस्ट रेट को फ्री करने की कोशिश की ताकि ये हमें मार्केट कंडीशंस के लिए मोर रिस्पॉन्सिव हो सके, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।